Hello, learners. I am Dr. Deepa Kushwaha, Assistant Professor, Guest Faculty in the Department of Political Science at Pandit Sundarlal Sharma Open University, Chhattisgarh, Bilaspur. Welcome to you all for the virtual lecture. Today's virtual lecture topic is Democracy, लोकतंत्र. आज हम लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही उसके लोकतंत्र के गुण, दोष और सफलता के आवश्यक तत्व। तो सबसे पहले समझते हैं कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें राज सत्ता किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों में न होकर संपूर्ण जनता में निहित होती है, जिसे हम प्रजातंत्र कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि पूर्व में यदि हम राज्य शासन व्यवस्था को देखेंगे तो वहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में राजा के हाथों में ही संपूर्ण सत्ता जो थी वो निहित होती थी, लेकिन प्रजातंत्र में या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता जो है एक व्यक्ति में निहित ना होकर आपके जनता के प्रतिनिधित्व के हाथों में निहित होती है। अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है। तो लोकतंत्र शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, डेमास और क्रेटोस। डेमास का अर्थ है जनता और क्रेटोस का अर्थ है शक्ति। इस प्रकार हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी का अर्थ हुआ जनता की शक्ति। अतः लोकतंत्र शासन वह शासन है जहाँ शासन की शक्तियाँ राजतंत्र व कुलीन तंत्र की भांति एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों में निहित न होकर साधारण जनता में निहित होती हैं। अब इसके संबंध में लोकतंत्र में कुछ लोगों ने परिभाषाएं दी हैं, जिसमें सबसे पहले अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी ने कहा था कि प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित शासन है। सीले के अनुसार प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। डायसी के अनुसार प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासन करने वाला समुदाय समस्त जनसंख्या का अपेक्षाकृत बड़ा भाग होता है। लॉर्ड ब्राइस ने प्रजातंत्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शक्ति एक विशेष वर्ग या वर्गों में निहित ना होकर समाज के मनुष्यों में निहित होती है। उपयुक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि लोकतंत्र की परिभाषा अलग अलग अर्थों में की गई है। सबसे पहले राज्य के प्रकार के रूप में जो लोकतंत्र की परिभाषा की गई है उससे अभिप्राय यह है कि यह एक ऐसे राज्य से इसका तात्पर्य है जिसमें राज्य की संप्रभुता जनता में निहित रहती है। समस्त राजनीतिक मामलों में जनता को सर्वोपरि स्थान दिया जाता है। दूसरा जो प्रकार है इसमें कि समाज के प्रकार के रूप में लोकतंत्र, इसका अभिप्राय जो देखा जाए तो एक ऐसी समाज व्यवस्था से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग, संपत्ति आदि के भेदभाव के बिना समान रूप से अपने अधिकारों का उपयोग करता है। लोकतांत्रिक समाज व्यक्ति की समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है। उपयुक्त परिभाषाओं की व्याख्या से लोकतंत्र का निम्न स्वरूप स्पष्ट होता है। उपयुक्त परिभाषाओं की व्याख्या से लोकतंत्र का निम्न स्वरूप स्पष्ट होता है। लोकतंत्र उस शासन प्रणाली का नाम है जिसमें संप्रभुता का निवास जनता में निहित होता है, जो अपने लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रतिनिधि का चुनाव कर शासन चलाने की आज्ञा प्रदान करती है। इस शासन प्रणाली में सभी नागरिक समान समझे जाते हैं। सभी को शासन कार्यों में भाग लेने का अधिकार होता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर लोकतंत्र को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला है शुद्ध या प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है और शासन या सरकार बनाती है और शासन की नीतियों को निर्धारित करती है। क्योंकि प्रत्यक्ष शासन ऐसे राज्य में होता है जिसकी जनसंख्या कम होती है और आकार भी बहुत छोटा होता है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्राचीन ग्रीस, रोम के नगर राज्य में प्रचलित था और यदि वर्तमान व्यवस्था में हम देखें तो स्विट्जरलैंड में आपके प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है और चूंकि राज्य छोटा है तो वहाँ पर अधिकांश स्थिति जो है वो प्रत्यक्ष स्थिति है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की स्थिति है। दूसरा हम देखेंगे अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। इसमें आप अर्थात जो है जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसमें शासन करती है और जनता सीधे या प्रत्यक्ष रूप से
शासन में भाग न लेकर अपने प्रतिनिधि चुनकर शासन में भाग लेने के लिए भेजती है। वर्तमान में यह व्यवस्था अधिकांश राज्यों में लागू है, क्योंकि आज राज्यों का आकार जो है वो बहुत बढ़ गया है, साथ ही जनसंख्या भी बहुत बढ़ चुकी है। तो इस कारण अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक शासन प्रणाली चल रही है, चाहे वो हम विकसित राज्यों को देख लें और चाहे विकासशील राज्य या अविकसित राज्य। विश्व के अधिकांश राज्यों में वर्तमान स्थिति में हम देखें तो आपके अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र लागू है। इसी श्रेणी में अब हम लोकतंत्र के गुणों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो हम गुणों का अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले जन कल्याणकारी शासन। प्रजातंत्र शासन जन कल्याणकारी शासन है, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता जनता या जनता के प्रतिनिधियों के हाथों में निहित होती है और शासन जनता के लिए होता है। जनता के प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं और आवश्यकताओं से पूर्ण रूप से अवगत होते हैं, अतः उनके समाधान के लिए वे यथासंभव प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है उत्तरदायी शासन। यह वह शासन होता है जो अपने शासन संबंधी कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, और शासन व्यवस्था में यह सर्वोत्तम शासन है। इस कसौटी पर प्रजातंत्र सबसे ज्यादा खरा उतरता है, क्योंकि प्रजातंत्र शासन में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं तथा कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधायिका के सत्र में कार्यपालिका के सदस्यों से उनके शासन के विभागों के बारे में समय समय पर प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर देना उनके लिए आवश्यक होता है, जिसको कि हम प्रश्नकाल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता तथा समानता पर आधारित। प्रजातंत्र के आधार स्तंभ स्वतंत्रता और समानता का सिद्धांत है। इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को उसके विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। व्यक्तियों के मध्य किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को समान समझा जाता है। किसी का भी महत्व अन्य किसी से अधिक या कम नहीं समझा जाता। सभी लोगों को स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग करने का समान अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट है जनता का नैतिक उत्थान। इस शासन में नागरिकों का नैतिक उत्थान होता है। प्रजातंत्र नागरिकों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न कर कर्तव्य पालन, अनुशासन, उत्तरदायित्व निर्वहन, समाज सेवा तथा देशभक्ति की शिक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार यह नागरिकों के चरित्र का निर्माण करता है। इस संबंध में प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है कि अन्य किसी भी शासन की अपेक्षा प्रजातंत्र एक उत्तम तथा उच्च कोटि के राष्ट्रीय चरित्र का विकास करता है। राजनीतिक प्रशिक्षण। प्रजातंत्र नागरिकों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करता है। इस शासन में विभिन्न राजनीतिक अधिकारों द्वारा जनता को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इस शासन के आधारभूत तत्व विभिन्न राजनीतिक दल, निर्वाचन, निष्पक्ष समाचार पत्र एवं आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि नागरिकों को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इस संबंध में प्रसिद्ध संविधान विद्वेता डी बसु ने कहा है कि सभी शासन शिक्षा की एक पद्धति है, किंतु सर्वोत्तम शासन स्वशासन है, जो कि लोकतंत्र है। नेक्स्ट, देशभक्ति की भावना का विकास। प्रजातंत्र में नागरिकों को विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिकों को शासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। शासन जनता के हित में कार्य करता है तथा उनके राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है। अतः नागरिकों में राज्य और शासन के प्रति भक्ति भावना उत्पन्न होती है। इस प्रकार प्रजातंत्र देशभक्ति की भावना का विकास करता है। नेक्स्ट, कुशल शासन। प्रजातंत्र में शासन कार्यकुशल होता है। विभिन्न प्रतिभाओं के लोग निर्वाचन द्वारा चुनकर शासन में आते हैं। इसके अतिरिक्त शासन के प्रतिनिधियों में उत्तरदायित्व की भावना होती है, अतः वह कुशलता से शासन संबंधी कार्य करते हैं। लोकतंत्र के संबंध में जैसा कि गार्डनर ने कहा है कि लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियंत्रण और लोकप्रिय उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण दूसरी शासन व्यवस्था की अपेक्षा यह शासन अधिक कार्यकुशल होता है। क्रांतियों की कम संभावना। क्रांतियां वहां होती हैं जहां शासन जनहित की उपेक्षा करके स्वार्थ साधन में लग जाता है। प्रजातंत्र में शासन जनता के हित में होता है। इस शासन में जनता के प्रतिनिधि
शासक होते हैं और ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि वे अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करते हैं तो जनता को अधिकार होता है कि वो संवैधानिक तरीके से उन प्रतिनिधियों को अगले निर्वाचन में पदच्युत कर दे। अतः प्रजातंत्र में क्रांतियों की संभावना कम रहती है। और इसमें यदि हम देखें तो सबसे बड़ा उदाहरण आपका छत्तीसगढ़ है, जहाँ पर आप अभी सन 2000 से लेकर आज वर्तमान तक आप देखेंगे तो एक बार कभी कांग्रेस की सरकार बनती है तो कभी बीजेपी की सरकार बनती है। तो उस स्थिति में आप देखें तो क्रांति की स्थिति, अगर आप एक शासन से संतुष्ट नहीं हैं तो 5 साल बाद आप दूसरे शासन उस दल को वो शासन व्यवस्था सौंप देते हैं। नेक्स्ट है प्रजातंत्र के दोष। प्रजातंत्र के दोषों को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है अयोग्यता का सिद्धांत। इस संबंध में प्रमुख विचारक टेलीरैंड, लुडोविसी, कार्लाइल तथा लेकी ने प्रजातंत्र को अयोग्य व्यक्तियों का शासन कहा है। इन विचारकों का मत है कि शासन सत्ता सर्वमान्य व्यक्तियों के हाथों में सौंप देना अयोग्य व्यक्तियों के शासन को स्थापित करता है। इस संबंध में प्रसिद्ध हमारे यूनानी विचारक प्लेटो ने भी प्रजातंत्र को अज्ञानियों का शासन कहा था। अरस्तु का भी इस संबंध में मत था कि शासन की क्षमता कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के हाथों में ही होती है, क्योंकि शासन की जो नेतृत्व की जो क्षमता है वो सभी में नहीं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए प्लेटो ने चूंकि 50 वर्ष तक अपना जो शिक्षा सिद्धांत बताया था उसमें जो दार्शनिक शासक की व्यवस्था है वो इसी संबंध में कि कहीं ये अज्ञानियों का शासन ना हो जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि जो दार्शनिक शासक हो वो सर्वगुण संपन्न हो। नेक्स्ट है एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत गलत। या आलोचकों के अनुसार प्रजातंत्र में एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत गलत है। यह गुण के स्थान पर संख्या पर अधिक बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक विद्वान और एक मूर्ख का मूल्य बराबर हो जाता है। जैसे आप ये देखेंगे कि कोई निम्न वर्ग है आपके, जिनको राजनीति के कुछ ABCD भी नहीं मालूम और वो भी अपने मत को दे रहा है, और वहीं एक पढ़ा लिखा समाज भी मत को दे रहा है जो कि हाईएस्ट क्वालिफाइड है, लेकिन उसका मत और इनका मत बराबर हो जाता है तो कहीं ना कहीं स्थिति सरकार बनाने में गड़बड़ हो जाती है। उग्र दलबंदी। प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र शासन में अनेक दल निर्वाचन में भाग लेते हैं। उनमें से पूर्ण बहुमत वाला दल शासन का संचालन करता है तथा अन्य दल विरोधी पक्ष के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक दल में इतनी उग्र दलीय भावना उत्पन्न हो जाती है कि दल के हित के समक्ष राष्ट्र तथा जनता का हित उपेक्षित हो जाता है। ये दल निर्वाचन में बहुमत प्राप्त करने के लिए अनैतिक साधनों का सहारा लेते हैं, जिससे गलत जनमत तैयार हो जाता है और वास्तविक प्रजातांत्रिक शासन की व्यवस्था असंभव हो जाती है। इसके लिए अगर हम देखें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत चूंकि बहुदलीय शासन प्रणाली में है, और वहाँ पर जब बीच में एक 90 और 2000 के बीच का जो शासन व्यवस्था आई थी अटल जी और वगैरह के टाइम पे, जो आपकी गठबंधन की सरकारें आई थी, गठबंधन की सरकारों में ये स्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। नेक्स्ट है व्ययशील शासन। प्रजातंत्र शासन अन्य शासन प्रणालियों की तुलना में अधिक व्ययशील है। इसमें प्रतिनिधियों के निर्वाचन तथा विधायकों व मंत्रियों के वेतन भत्ते आदि में राष्ट्र की अधिक धनराशि व्यय हो जाती है। इस शासन में सार्वजनिक नीतियों के निर्धारण तथा कानून के निर्माण में जटिल संसदीय परंपराओं के पालन के कारण अधिक समय लगता है। नेक्स्ट है अस्थायी शासन। लोकतंत्र में समय समय पर हुए निर्वाचनों में राजनीतिक दलों के बहुमत बदलते रहते हैं, अतः सरकारें अस्थायी होती हैं। एक सरकार के बदलने पर प्राय उसकी सारी नीतियां बदल जाती हैं और पुनः नए रूप से नई नीतियां तैयार होती हैं। इस प्रकार लोकतंत्र में शासन अस्थायी होता है, जिससे समाज का अहित होता है। नेक्स्ट है बहुमत दल का अधिनायकत्व। प्रजातंत्र में बहुमत दल का शासन होता है। अपने बहुमत के बल पर शासकीय दल अनेक जनहित विरोधी तथा जन आकांक्षाओं के विपरीत भी कार्य करता है। इस प्रकार प्रजातंत्र में बहुमत दल का अधिनायकत्व स्थापित हो जाता है। लेकिन भारत में भारतीय संविधान इस तरह से बनाया गया है कि यदि शासन सत्ता अपना अधिनायकत्व या जन विरोधी कोई कार्य करता है तो न्यायपालिका संविधान की संरक्षक की भूमिका निभाते हुए उसमें रोक लगा सकती है।
नेक्स्ट है संकट के समय अनुपयुक्त आपात स्थिति का दृढ़ता के साथ सामना करने के लिए एकता तथा शीघ्र निर्णय की आवश्यकता होती है। प्रजातंत्र में संसदीय परंपराओं के अनुसार निर्णय लेने में अधिक समय लगता है। अनेक विषयों पर विचार वैमनस्य भी रहता है, अतः संकट के समय यह शासन पद्धति अनुपयुक्त होती है। अकुशल शासन। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो प्रजातंत्र में शासन व्यवस्था जो होती है वो अकुशल होती है। इसमें नए नए व्यक्ति शासन में आते रहते हैं जो शासन संचालन से अनभिज्ञ होते हैं, अतः वह कुशलतापूर्वक शासन कार्यों का संपादन नहीं कर पाते हैं। सर हेनरी मन ने प्रजातंत्र को बुद्धिहीन तथा अकुशल व्यक्तियों का शासन कहा है। नेक्स्ट है नैतिक मूल्यों की अपेक्षा। नैतिक मूल्यों की उपेक्षा। प्रजातंत्र में नैतिक मूल्यों की उपेक्षा होती है। निर्वाचन के समय सच्चाई और ईमानदारी के स्थान पर भ्रष्ट व अनैतिक तरीकों और धन के माध्यम से मतों को खरीदकर विजयी होना अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। निर्वाचन में प्राय अधिकांश प्रत्याशी नैतिकता की उपेक्षा करके येन केन प्रकारेण विजयी होने का प्रयास करते हैं, अतः प्रजातंत्र अनैतिकता को जन्म देता है। नेक्स्ट है बौद्धिक तथा सांस्कृतिक प्रगति का विरोधी। प्रजातंत्र नागरिकों की बौद्धिक तथा सांस्कृतिक प्रगति का विरोधी होता है। इसमें साहित्य, कला, विज्ञान तथा अन्य बौद्धिक प्रवृत्तियों की अभिवृद्धि नहीं होती है। इस शासन में शासकीय तथा विरोधी सभी राजनीतिक दल अपनी शक्ति मजबूत करने के लिए गंदी राजनीति में पड़े रहते हैं। उनके पास नागरिकों के बौद्धिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए कार्य करने का समय नहीं रह जाता है। इसलिए सर हेनरी मैन, लास्की तथा टी टस्की आदि विचारकों का मत है कि प्रजातंत्र बौद्धिक तथा सांस्कृतिक प्रगति के प्रतिकूल है। आइए अब हम आगे की श्रृंखला में भारत में लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों का अध्ययन करते हैं। भारतीय समाज और देश की अनेक विशेषताएं लोकतंत्र के कार्य को विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण बना देती हैं। भारत में लोकतंत्र के प्रमुख अवरोध इस प्रकार हैं। सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता स्वाधीनता के बाद भी भारत में धार्मिक और सांप्रदायिक समस्या का समाधान नहीं हुआ। धर्म एवं संप्रदाय के आधार पर घृणा करना लोकतांत्रिक आदत है और भारत में सांप्रदायिकता की जड़ें अत्यंत मजबूत हैं। नेक्स्ट भाषावाद। इसी प्रकार भाषावाद भी लोकतंत्र के मार्ग की बहुत बड़ी बाधा है। जैसे कुछ व्यक्ति जाति और संप्रदाय के आधार पर कार्य करते हैं, इस प्रकार कुछ अन्य व्यक्ति भाषा के आधार पर कार्य करते हैं। आपको याद हो यदि तो भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य बना है वो आंध्र प्रदेश इसी आधार पर निर्मित हुआ था। नेक्स्ट है जातिवाद। जाति के आधार पर राजनीति में भाग लेने की प्रवृत्ति को जातिवाद कहा जाता है। जातिवाद के पोषक किसी विशेष व्यक्ति को केवल इसलिए मत देते हैं कि वह उन्हीं की जाति से संबंधित है। ये लोकतंत्र के क्रियाकलापों को कहीं ना कहीं विकृत कर देता है। नेक्स्ट है निर्धनता। हमारे लोकतंत्र की मूल समस्या निर्धनता है। भारत में अधिकांश जनसंख्या निर्धन है। बड़े नगरों में आधुनिक इमारत के साथ ही गंदी बस्तियां पाई जाती हैं। भारतीय ग्राम विगत कई वर्षों से नहीं बदले हैं और यही एक कारण है कि धनी और निर्धनता की जो खाई है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। निरक्षरता। हमारे देश में निरक्षरता लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मार्ग की एक बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि निरक्षरता केवल जीविकोपार्जन के साधनों की संभावनाओं को दूरी को कम नहीं करती, वरन वह मनुष्य को अपने समीपवर्ती संसार का ज्ञान प्राप्त करने में भी अवरोध उत्पन्न करती है। निरक्षर व्यक्ति का अनुभव संबंधित क्षेत्र तक ही अत्यंत सीमित होता है। जैसे जिस क्षेत्र में वो निरक्षर व्यक्ति रहता है उस क्षेत्र के संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी रहती है, लेकिन देश में क्या हो रहा है या राज्य में क्या हो रहा है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है इसकी उसको ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। नेक्स्ट सबसे बड़ा जो भारत का है वो है बेरोजगारी। उसमें हमारे देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो बेरोजगार है। नगरों में तो बेरोजगारी का पता ही चल जाता है, लेकिन बेरोजगारी से निर्धनता भी बढ़ती है और निर्धनता मनुष्य को कहीं ना कहीं पतित मार्ग पर आगे बढ़ा देती है। बेरोजगार की समस्या का निदान अधिक से अधिक औद्योगिकरण में ही निहित है। नेक्स्ट है महिलाओं की असमानता। हमारे देश के संपूर्ण ऐतिहासिक युग में स्त्रियों के प्रति अनुचित व्यवहार रहा है। स्वाधीनता के बाद उद्योगों के विस्तार,
जीवन के विकास तथा शिक्षा में प्रगति से महिलाओं के सामाजिक दर्जे में निश्चय ही कुछ परिवर्तन आया है, किंतु हमारे विस्तृत ग्रामीण अंचल में आज भी लाखों ग्रामीण परिवार रूढ़ियों के दास हैं। वहाँ की स्त्रियां अभी भी परंपरागत कार्य करती हैं, साथ ही अभी भी उनके साथ सैकड़ों तरह से सम्मान रहित, उत्पीड़न युक्त तथा अपमानजनक दुर्व्यवहार किया जाता है। अब देखें जाए तो लोकतंत्र की प्रतिकूल परिस्थितियां, तो आइए अब हम जानते हैं उन परिस्थितियों के बारे में जो कि लोकतंत्र के प्रतिकूल है, जिनके कारण लोकतंत्र की सफलता में रुकावटें उत्पन्न होती हैं। भारत चूंकि बहुत बड़ा एक देश है और जिसके कारण आज वर्तमान में देखें तो विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या का देश भी भारत ही है, और जिसकी वजह से देश में शिक्षा का अभाव पाया जाता है, बड़े स्तर पर आर्थिक असमानताएं पाई जाती हैं और राजनीति की परिस्थितियां भी संकीर्ण हैं। कुशल तथा निस्वार्थ नेतृत्व का अभाव भी पाया जाता है और देश में भ्रष्टाचार बड़ी मात्रा में विद्यमान है। इन सब कठिनाइयों और समस्याओं को दूर करते करके ही एक लोकतंत्र में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। लोकतंत्र की सफलता के प्रमुख शर्तें। उपयुक्त प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद हम लोकतंत्र को कैसे सफल बनाएं, इस संबंध में आइए हम जानते हैं। लोकतंत्र की उन शर्तों के बारे में जिनके कारण लोकतंत्र की सफलता सुनिश्चित की जा सके। हालांकि लोकतंत्र बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन काफ़ी सारे लोग लोकतंत्र की आलोचना भी करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में धन और बल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, पैसे और शक्ति का गलत इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फिर भी इसमें सुधार करने के बाद लोकतंत्र की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। निम्नलिखित कार्यों से हम लोकतंत्र की सफलता को अर्जित कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले जनता में शिक्षा तथा जागरूकता लाकर एक लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है। बड़े स्तर पर जनता को जागरूक करने के लिए और शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए इससे संबंधित अभियान चलाया जा सकता है। नेक्स्ट है, आर्थिक तथा राजनीतिक समानता द्वारा भी एक श्रेष्ठ लोकतंत्र की नींव रखी जा सकती है। इसके लिए सभी तरह के नागरिकों को राजनीति में शामिल करने के लिए और राजनीतिक सिद्धांतों और निर्णयों में पारदर्शिता लाई जा सकती है। नागरिकों का उच्च नैतिक स्तर करके भी लोकतंत्र की सफलता अर्जित की जा सकती है। जनता के नैतिक स्तर को बढ़ावा देकर, उनका हर तरीके की सुविधा देकर इसको हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट, नागरिक स्वतंत्रता प्रदान। लोकतंत्र में नागरिकों द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों को भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। सामाजिक एकता और एकजुट के द्वारा भी लोकतंत्र की सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसमें सामाजिक रूप से एकता को बल दिया जा सकता है, जिससे सभी एक दूसरे के प्रति कार्य करें। दूसरा, स्वस्थ तथा जागरूकता राजनीतिक दल का कैसा भी हो, कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। इस तरह जागरूक राजनीतिक दल सकारात्मक रूप से अपनी जनता को भी जागरूक कर सकता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र प्रेस तथा प्रचार के साधनों का प्रयोग उचित रूप से यदि किया जाए तो वो भी लोकतंत्र की सफलता को सुनिश्चित कर सकता है। प्रचार, प्रेस और प्रचार के साधनों का सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करके भी लोगों को देश की विकास नीतियों के बारे में बताया जा सकता है, जिससे कि नागरिक भी लोकतंत्र की सफलता में अपना योगदान दे सकें। नेक्स्ट है, बुद्धिमान तथा सतर्क नेतृत्व द्वारा भी लोकतंत्र की सफलता पाई जा सकती है, क्योंकि बुद्धिमान और सतर्क नेतृत्व द्वारा देश के हित में सही फैसले लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है कि राज्य में शांति और व्यवस्था लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। कि देश में शांति का माहौल हो, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से किसी भी आक्रमण का नागरिकों को कोई डर ना हो, और नागरिक स्वतंत्र रूप से लोकतांत्रिक राज्य में भय मुक्त होकर निवास करें, तभी लोकतंत्र की पूर्ण सफलता संभव है। अंततः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है, यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत आज 1947 से वर्तमान तक अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कर रहा है, और आज 2047 का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है कि हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाएं, तो आज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही वो इतना मतलब अपने आप को विकसित कर चुका है कि आज वो एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में, विकासशील की जगह विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आने की स्थिति में पहुंच चुका है। धन्यवाद।